स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइड का चैप्टर नंबर 8 को। ये चैप्टर बेसिकली स्मूथ मसल से रिलेटेड है। इस चैप्टर में आप देखेंगे स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल का कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पर थ्योरी में उनकी मुख्तलिफ डिफरेंसेस के बारे में और सिमिलैरिटीज के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो हम इंशाल्लाह चीजों को सारों को रिव्यू करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने 25 डिफरेंसेज लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेज इंशाल्लाह हम एंड में रिव्यू कर लेंगे ताकि एक दफा सारी बातें क्लियर हो जाए हमारे माइंड में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ हम बताते हैं कि स्केलेटल मसल्स का डायमीटर भी ज्यादा होता है और स्केलेटल मसल की लेंथ भी स्मूथ मसल की निस्बत काफी ज्यादा होती है, तकरीबन 100 टाइम ज्यादा होती है, ठीक। स्मूथ मसल, सबसे बड़ा स्मूथ मसल कहां पे होता है? यूट्रस में मौजूद होता है। ये एमसीक्यू के लिए आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं बताते हैं बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरह के स्मूथ मसल्स होते हैं। डायमेंशंस की बेस में, ऑर्गेनाइजेशन इनटू बंडल्स की बेस पे, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस की बेस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनर्वेशन और फंक्शन वगैरह के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। ब्रॉडली स्मूथ मसल को दो क्लासेस में हमने क्लासिफाई किया है। नंबर 1 मल्टी यूनिट स्मूथ मसल और नंबर 2 यूनिटरी स्मूथ मसल। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल में ये होता है कि फाइबर्स तक इंडिविजुअली नर्व्स जा रही होती हैं, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। सीलियरी मसल्स ऑफ द आई, आइरिस मसल ऑफ द आई और पाइलोइरेक्टर मसल पाइलोइरेक्टर मसल, 3 इसकी एग्जांपल्स होगी, ठीक है। फिर यूनिटरी स्मूथ मसल्स, ये एक यूनिट फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। इनमें गैप जंक्शन होते हैं जिसकी वजह से एक सेल दूसरे सेल से अटैच्ड होता है। सिर्फ एक के मतलब ओवरऑल इसकी पूरे यूनिट के ऊपर से एक नर्व गुजरी होती है, वो स्टिमुलस देती है तो पूरा यूनिट स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक। इसकी भी एग्जांपल याद रखनी है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो होते हैं, बाइल डक्ट्स वगैरह में, यूट्रस में, यूरेटर्स में और ब्लड वेसल्स वगैरह में यूनिटरी स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। यूनिटरी स्मूथ मसल्स में इंडिविजुअल फाइबर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते और यहां पे इंडिविजुअल फाइबर्स पे कंट्रोल होगा। आगे चलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म की तरफ। अब डिफरेंसेस देखते जाइएगा स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल का। स्मूथ मसल के अंदर ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स वगैरह नहीं होता, उसके बजाय कलमेडोलिन वगैरह होती है, जबकि स्केलेटल मसल में ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स होता है जिस पे कैल्शियम जाके अटैच होता है। स्मूथ मसल में ये एक और डिफरेंस देखिएगा, माइक्रोस्कोप की वो स्ट्राइटेड अपीयरेंस नहीं होती, इसमें उस तरह के लाइट और डार्क बैंड्स नहीं होते जबकि स्केलेटल मसल्स में होते हैं। स्मूथ मसल्स में आपके पास ये डेंस बॉडीज होती हैं जो कि फाइबर्स को जोड़ कर रख रही होती हैं और स्केलेटल मसल में आपको याद होगा जी डिस्क वगैरह होती हैं, ठीक है जी। यहाँ पर उन्होंने जी डिस्क का भी जिक्र कर दिया। स्मूथ मसल में क्रॉस ब्रिजेस होते हैं और यहाँ पे जो साइड पोलो क्रॉस ब्रिजेस हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन 80% तक हो जाती है इंस्टेड ऑफ 30%। एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट्स स्मूथ मसल में भी होते हैं और वो उसमें स्केलेटल मसल में भी होती हैं। अलबत्ता उनका थोड़ा सा अरेंजमेंट डिफरेंट है। आपको पता है कि वहां पे बैंड्स बन रहे हैं, यहाँ पे बैंड्स नहीं बन रहे, तो डेंस बॉडीज होती हैं। डेंस बॉडीज मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हो सकती हैं और डेंस बॉडीज साइटोप्लाज्म में भी हो सकती हैं, ठीक है जी। फिर आते हैं हम इनके कॉन्ट्रैक्शन के कंपैरिजन के बारे में। स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग्ड होती है जबकि स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन रैपिड होती है। स्मूथ मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें मायोसिन क्रॉस ब्रिज की स्लो साइक्लिंग होती है, लेस एटीपी एक्टिविटी होती है, ठीक है। एनर्जी भी कमी होती है और स्लो काम हो रहा होता है, ठीक है। तो ज्यादा लंबी कॉन्ट्रैक्शन होती है जबकि स्केलेटल मसल में तेज साइक्लिंग होती है, छोटी कॉन्ट्रैक्शन होती है। स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन में कम एटीपी रिक्वायर्ड होती है। ये हम खासतौर पे लैच मैकेनिज्म में भी देखेंगे कि कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी से हम काफी देर तक कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन कर सकते हैं जबकि स्केलेटल मसल में कंटिन्यूसली हम एटीपी यूज करते चले जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए। स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्लो होगी, स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रैपिड होगी, पहले भी डिस्कस कर लिया। स्मूथ मसल में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा। एनर्जी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम लेकिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, ये चीज हो गई। फिर स्मूथ मसल्स में लैच मैकेनिज्म होता है, स्केलेटल मसल में लैच मैकेनिज्म नहीं होता है। लैच मैकेनिज्म बेसिकली है क्या? वो ये है कि कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए स्मूथ मसल को कॉन्टिन्यूसली एटीपी यूज नहीं करना पड़ता। एक दफा एटीपी यूज कर ली, कॉन्ट्रैक्शन हो गई, बस अब कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन रहती है, मजीद एटीपी यूज नहीं होता। इसको हम कहते हैं लैच मैकेनिज्म। स्मूथ मसल में स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म होता है, यानी कि अगर स्ट्रेस पड़ता है तो उससे जो ब्लड वेसल जोन में स्ट्रेस पड़ा है तो वो थोड़ी थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। और रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन भी होता है कि अगर स्ट्रेस कम हो रहा है तो अपने आप को कम कर लेती है। बेसिकली बात ये है कि अपने चेंजिंग प्रेशर्स में ये अपना जो प्रेशर है उसको मेंटेन रखती हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, बस स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म इसमें होता है और स्केलेटल मसल में ये नहीं होता। फिर आगे आता है रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बाय द कैल्शियम आयंस। दोनों में कॉन्ट्रैक्शन को कैल्शियम आयंस रेगुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन किस तरह से रेगुलेट करते हैं वो डिफरेंस है। स्मूथ मसल में मैंने आपको बताया था कलमोडलिन होता है जबकि स्केलेटल मसल्स में ट्रोपोनिन होता है। अब ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। पहले देखो सोर्स ऑफ कैल्शियम आयंस भी दोनों में डिफरेंट है। सोर्स ऑफ कैल्शियम आयंस स्मूथ मसल में सबसे ज्यादा स्केलेटल मसल में सबसे ज्यादा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जबकि स्मूथ मसल में मेन सोर्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और थोड़ा बहुत सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम आ रहे होते हैं। अब होता है बेसिकली क्या है, स्केलेटल मसल में स्मूथ मसल की बात करें, स्मूथ मसल में कैल्शियम एंटर हो गया,
ये कलमोडुलिन पे अटैच होता है, बन जाता है कैल्शियम कलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स। ये कैल्शियम कलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट करता है। मायोसिन लाइट चेन काइनेज मायोसिन हेड, ये जो थिक बैंड के मायोसिन हेड्स होते हैं, इनको फॉस्फोराइलेट कर देता है। जब ये फॉस्फोराइलेट हो गए, इन पे फॉस्फोरस लग गई थी, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और बस ये कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन रहती है। तो ये एक ही एटीपी यूज होने से कॉन्ट्रैक्शन काफी देर तक मेंटेन रह सकती है। ठीक, तो ये आपने मैकेनिज्म देख लिया। ये जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है, कलमोडुलिन है, ये सारा कुछ स्मूथ मसल में होता है, स्केलेटल मसल में नहीं होता। ठीक हो गया बात। अच्छा, पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए, स्केलेटल मसल में बहुत अच्छा डेवलप्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जबकि स्मूथ मसल में बहुत कम डेवलप्ड है। ये सिर्फ आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कैवियोलाइज के इर्द गिर्द मौजूद है। स्केलेटल मसल में एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की जो मेम्ब्रेन है वो अंदर तक जाके टी ट्यूब्यूल्स फॉर्म कर रहे होती हैं, जबकि स्मूथ मसल में कोई टी ट्यूब्यूल्स फॉर्म नहीं हो रहे, सिर्फ यहाँ पे कैवियोलाइज फॉर्म हो रहे होते हैं। ऑलराइट जी, काफी सारे डिफरेंसेस में देख लिए। ये मोर एक्सटेंसिव वाली बात भी हमने कर ली। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, कैल्शियम आयन बाहर से आने में ज्यादा टाइम लगता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रैपिडली आ जाते हैं। ठीक है, यही वजह है कि स्मूथ मसल में हम चूंकि बाहर से ज्यादातर कैल्शियम आयन मंगवा रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन को ज्यादा टाइम लगता है। स्केलेटल मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ज्यादा कैल्शियम आयन जा रहे होते हैं, इसलिए वहां पे कॉन्ट्रैक्शन को टाइम कम लगता है। तो अगर स्मूथ मसल में भी जितना ज्यादा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उतनी ज्यादा तेज, उतनी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक होगी बात। फिर आता है डिपेंडेंट। हाँ, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम लेवल पर डिपेंड करेगी, स्केलेटल मसल की डिपेंड नहीं करेगी। स्मूथ मसल में जो कैल्शियम पंप्स हैं वो भी स्लो हैं, वो वाले पंप्स जो कि कैल्शियम को कॉन्ट्रैक्शन के बाद वापस भेजते हैं वो भी स्लो हैं, जबकि स्केलेटल मसल में वो पंप्स भी बहुत तेज होते हैं। स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए मायोसिन फॉस्फेटेज की जरूरत होती है। ठीक है, ये जो मायोसिन में फॉस्फेट लग गया था ना, इस फॉस्फेट को वापस उतारने के लिए, यानी मायोसिन हेड को इनएक्टिवेट करने के लिए मायोसिन फॉस्फेट की जरूरत होती है, जबकि स्केलेटल मसल में ऐसी कोई मायोसिन फॉस्फेट की जरूरत नहीं होती। बाकी यहाँ पे लैच मैकेनिज्म का उन्होंने समझाया हुआ, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सीधी सी बात है, अगर हम ये फॉस्फेट नहीं उतारेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन रहती है विदाउट यूज ऑफ फर्दर एटीपीज। अच्छा जी, फिर आती है इनकी स्टिमुलेशन के बारे में। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी देखिएगा। स्मूथ मसल में जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो डिफ्यूज जंक्शन होते हैं या कॉन्टैक्ट जंक्शन होते हैं। डिफ्यूज जंक्शन आप देख सकते हैं काफी ज्यादा फर्क होता है मेम्ब्रेन में और ये जो नर्व जा रही है। ठीक है, स्केलेटल मसल, वो जो स्केलेटल मसल का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था, उसमें प्रॉपर एक एक्सॉन नॉब होती है। यहाँ पे एक्सॉन नॉब नहीं है, यहाँ पे एक नर्व फाइबर गुजर होता है जिसके ऊपर ये स्वेलिंग्स ही हैं, जिन स्वेलिंग्स को हम कहते हैं वेरिकोसिटीज। ठीक है, और ये फॉर्म हो रहा होता है आपके पास डिफ्यूज जंक्शन। वैसे कुछ जगहों पे ये डिफ्यूज जंक्शन नहीं होता, जरा ज्यादा करीब होते हैं, डिस्टेंस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड द न्यूरॉन 20 to 30 नैनोमीटर होता है, वहां पे हम इसको नाम देते हैं कॉन्टैक्ट जंक्शन। ठीक है, तो स्मूथ मसल में आपके पास कॉन्टैक्ट जंक्शन और डिफ्यूज जंक्शन होते हैं, जबकि स्केलेटल मसल में आपके पास प्रॉपर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। ये वेरिकोसिटीज वगैरह स्मूथ मसल में होती हैं, वहां पे आपके पास क्या थी, एक्सॉन नॉब वगैरह थी। स्मूथ मसल में जो निकलने वाला सब्सटेंस है, ये जो क्या कहते हैं इसको, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, वो एसिटाइलकोलिन भी हो सकता है और नॉरएपिनेफ्रिन भी हो सकता है, जबकि स्केलेटल मसल में सिर्फ एसिटाइलकोलिन हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, ये स्मूथ मसल में जो निकलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एक्साइटेटरी भी होता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है, यानी कि ये मसल को एक्साइट भी कर सकता है और मसल को इनहिबिट भी कर सकता है, जबकि पहले हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ आमतौर पे एक्साइटेटरी ही हुआ करता था। अच्छा, एसिटाइलकोलिन और नोरेपिनेफ्रिन दोनों एक्साइटेशन भी करवा सकते हैं और दोनों इनहिबिशन भी करवा सकते हैं। ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा होता है, ये रिसेप्टर पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन डिपेंडेंट इनहिबिटर होगा तो एसिटाइलकोलिन से इनहिबिशन होगी, लेकिन अगर रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन डिपेंडेंट मतलब स्टिमुलेटर होगा तो उससे स्टिमुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिसेप्टर पे डिपेंड कर रहा होता है कि एसिटाइलकोलिन और नोरेपिनेफ्रिन स्टिमुलेशन करवाएंगे या इनहिबिशन करवाएंगे। फिर आगे हम ब्रेन पोटेंशियल्स की बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास स्मूथ मसल के अंदर स्पाइक पोटेंशियल भी होते हैं। वैसे इसके अंदर एक प्लेटू की फॉर्मेशन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि स्मूथ मसल के अंदर स्लो कैल्शियम चैनल्स की तादाद काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से इसमें आपके पास पहले सोडियम की वजह से ये स्पाइक बना और फिर ये आपके पास पूरा प्लेटू बनता है। प्लेटू आपको पता है दो वजह से बनता है, एक स्लो कैल्शियम आयन चैनल्स की वजह से और दूसरा डिले इन द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स की वजह से। पोटेशियम चैनल्स वो हैं जो कि आपकी ये रीपोलराइजेशन करवा रहे होते हैं। अच्छा जी, तो टिपिकल स्पाइक पोटेंशियल टाइप काम है जो कि आपके पास स्केलेटल मसल में होता है, वो स्मूथ मसल की यूनिटरी टाइप में हो रहा होता है। ठीक है, और मल्टी यूनिट में आमतौर पे ये प्लेटू की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो स्मूथ मसल में दोनों काम है, स्पाइक पोटेंशियल वाला काम भी है और प्लेटू की फॉर्मेशन वाला काम भी है। जबकि स्केलेटल मसल में यही होता है, आमतौर पर स्पाइक पोटेंशियल वाला काम ही होता है। फिर एक्शन पोटेंशियल प्लेटू की इंपॉर्टेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग हो जाती है, होती किस वजह से है? कैल्शियम चैनल्स की वजह से। और हाँ, स्मूथ मसल सेल्फ एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं। सेल्फ एक्साइटेटरी की वजह होती है उनमें
सोडियम की ज़्यादा परमेबिलिटी होना या वैसे चार्ज का कम होना, जबकि स्केलेटल मसल्स सेल्फ एक्साइटेटरी नहीं होते। अच्छा, सेल्फ एक्साइटेटरी क्यों होते हैं? ड्यू टू द वैक्सिंग एंड, ये हमें वैसे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन हमारा ख्याल है ड्यू टू द वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द आयंस, यानी परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयंस कम ज़्यादा होती रहती है, उसकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और वो वेव्स अक्सर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर देती हैं। ठीक है, यही एक्शन पोटेंशियल आपके जो पेरिस्टॉसिस हो रहा होता है गट वगैरह में, ये उसकी भी रीजन बन रही होती है। तो ये बातें आपके पास खास तौर पे स्मूथ मसल के बारे में। स्केलेटल मसल में ऐसी कोई वेव्स नहीं होती, ऐसा कोई काम नहीं होता। बहुत से स्मूथ मसल फाइबर्स में ऐसा होता है कि डीपोलराइजेशन तो होती है, लेकिन वो डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं कर पाती, उसके बावजूद भी डीपोलराइजेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो जाती है। ठीक है, फिर आते हैं कि कौन कौन से, आपको पता है नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट तो कर रहा था स्मूथ मसल को, यहाँ जो हमने पूरा पढ़ा नर्वस मस्कुलर जंक्शन स्मूथ मसल। उसके अलावा हार्मोन्स भी इफेक्ट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल फैक्टर्स भी इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह से ब्लड वेसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इंक्रीज हाइड्रोजन आयंस ब्लड वेसल के स्मूथ मसल्स को ये सारे फैक्टर्स रिलैक्स वगैरह करवा रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये सारा कुछ होता है तो ब्लड वेसल डायलेट हो जाती हैं, और ये तो यानी कि केमिकल फैक्टर्स जो हैं वो स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसी तरह से हार्मोन्स भी अपना इफेक्ट कर रहे होते हैं। हमने पढ़ा एक्साइटेटरी रिसेप्टर हो तो ये हार्मोन्स मसल्स को एक्साइट भी कर रहे होंगे, हार्मोन्स मसल को इनहिबिट भी कर रहे होंगे, वो रिसेप्टर पे डिपेंड करते हैं, जिस तरह पीछे हमने डिस्कस किया है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है हार्मोन आता है वो एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं करवाता, बल्कि डायरेक्टली मसल के अंदर कोई ऐसी चेंज कर देता है, इंटरनल चेंज ऐसी कर देता है कि उसको कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवा देता है। तो हार्मोन एक्शन पोटेंशियल भी प्रोड्यूस करवा सकता है और हार्मोन डायरेक्ट भी कोई चेंज करवा के मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है। बहरहाल हार्मोन्स रेगुलेट कर रहे होते हैं आपके स्मूथ मसल्स को। फिर वही बात है, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, इनहिबिट भी कर सकते हैं, एक्साइट भी कर सकते हैं। यहाँ एग्जांपल उन्होंने बताई हुई है, नॉर एपिनेफ्रिन स्मूथ मसल्स को इंटेस्टाइन में इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, जबकि नॉर एपिनेफ्रिन ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल को स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो ये इस तरह से बातें हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो पास पेपर का क्वेश्चन है, राइट डाउन द फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल्स। ठीक है, हमने जो डिफरेंसेस पढ़े हैं दो तरह के होते हैं, या फिजियोलॉजिकल होते हैं या एनाटॉमिकल होते हैं। ठीक है, तो हम पहले फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं और फिर बाकी ओवरऑल सारों को डिस्कस कर लेंगे। फिजियोलॉजिकल क्या है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं आपके पास स्मूथ मसल में, जबकि स्केलेटल मसल में सेंसरी और मोटर नर्व्स होती हैं। ठीक है, स्मूथ मसल में आपके पास वेरिकोसिटीज होती हैं, जबकि स्केलेटल मसल में आपके पास एक्सॉन नॉब्स होती हैं। स्मूथ मसल में आपके पास जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसमें से एसिटाइलकोलिन भी निकल सकती है, नॉरएपिनेफ्रिन भी, जबकि स्केलेटल मसल में सिर्फ एसिटाइलकोलिन। स्मूथ मसल में आपके पास डिफ्यूज टाइप जंक्शन होते हैं या कॉन्टैक्ट जंक्शन होते हैं, और दूसरे में आपको पता है प्रॉपर स्केलेटल। स्मूथ मसल में साइड पोलर क्रॉस ब्रिजेस होती हैं, जबकि स्केलेटल में क्रॉस ब्रिजेस नॉर्मल वाले होते हैं। स्मूथ मसल में स्लो साइक्लिंग ऑफ मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस होती है, जबकि यहाँ पे स्केलेटल में रैपिड साइक्लिंग होती है। स्मूथ मसल में जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कम होता है, -50 to -60 मिलीवोल्ट्स होता है, जबकि स्केलेटल मसल में ज्यादा होता है, -90 मिलीवोल्ट्स के करीब होता है। स्मूथ मसल में स्पाइक पोटेंशियल भी होता है, प्लेटो पोटेंशियल भी होता है। स्मूथ मसल में वैक्सिंग और वैनिंग की वजह से सेल्फ एक्साइटेटरी भी हो सकता है, जबकि स्केलेटल मसल नहीं होता सेल्फ एक्साइटेटरी। स्मूथ मसल में मायोसिन फॉस्फेट जरूरी है कॉन्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए, जबकि स्केलेटल मसल में नहीं जरूरी होती। स्मूथ मसल में लैच मैकेनिज्म होता है, स्केलेटल मसल में नहीं होता। स्मूथ मसल में स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म होता है, स्केलेटल मसल में नहीं होता। स्मूथ मसल की स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होती है स्केलेटल मसल की निस्बत। स्मूथ मसल के अंदर लेटेंट पीरियड लॉन्गर होता है। लेटेंट पीरियड का मतलब है एक्शन पोटेंशियल डेवलप होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्शन होने में टाइम लगता है उसको हम कहते हैं लेटेंट पीरियड। स्मूथ मसल में लेटेंट पीरियड ज्यादा होता है, स्केलेटल मसल में कम होता है। स्मूथ मसल में कैवियोलाई और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कैल्शियम का सोर्स होता है, जबकि स्केलेटल मसल में सिर्फ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सोर्स होता है। अच्छा, स्मूथ मसल में स्मूथ मसल एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कैल्शियम कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जबकि स्केलेटल मसल डिपेंड नहीं कर रहे होते। ये तो हमने पढ़ लिए सारे फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। उसके अलावा एनाटॉमिकल कौन कौन से हैं? स्मूथ मसल में डेंस बॉडीज होती हैं इंस्टेड ऑफ जी लाइंस। स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, उनमें सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। स्मूथ मसल्स का जो डायमीटर है वो कम होता है, स्मूथ मसल की लेंथ कम होती है। उसके अलावा स्मूथ मसल्स के अंदर कोलोमोडुलिन होता है, ट्रोपोनिन नहीं होता। स्मूथ मसल्स की रीजनरेशन बहुत अच्छी होती है, स्केलेटल मसल की रीजनरेशन बहुत कम होती है। स्मूथ मसल्स के अंदर कोई टीट्यूब्स वगैरह नहीं होते, बल्कि कैवियोलाई होते हैं। स्मूथ मसल्स लाइट माइक्रोस्कोप में स्ट्राइएशंस शो नहीं करते, जबकि स्केलेटल मसल शो करते हैं। स्मूथ मसल्स की लोकेशंस और वगैरह जारी बात है स्केलेटल मसल से डिफरेंट है। स्मूथ मसल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम डेवलप होता है। तो आई होप सो कि ये सारे डिफरेंस आपको पता होंगे, तो ये एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे और एससीक्यूज भी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप इस चैनल को पैट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।